नमस्कार महाराष्ट्र, कसे आहात? आय होप मस्त आणि मजेत असाल। अभी अभी 10th की एग्जाम खत्म हो गई है और बहुत एक्साइटेड हो आप। 10th का रिजल्ट कब लगता है ना? रिजल्ट डेट के लिए आपको क्या लगता है, रिजल्ट डेट क्या होगी तुम्हारी 10th की? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10th का रिजल्ट लगेगा, फिर हम 11th का एडमिशन स्टार्ट करेंगे, फिर 11th का एडमिशन ले लेंगे। हमें 11th और 12th की बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है और बहुत अच्छा कॉलेज होगा। यहाँ पे हम जेडब्ल्यू की या नीट की या सीईटी का है ना, एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन करना है। आपने क्या डिसाइड किया है? जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करना है, नीट का करना है, या सीईटी का प्रिपरेशन करके हम अलग अलग है ना जो भी वोकेशनल कोर्सेस होते हैं उनका हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज हम है ना ऐसे ही अलग अलग जो भी तुम्हारे 11th 12th के स्टडी के साथ साथ जो आपको जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, चाहे वो जेडब्ल्यू हो, चाहे वो नीट हो, या तुम्हारी स्टेट बोर्ड जो स्टेट तुम्हारा अलग अलग स्टेट जो कंडक्ट करता है वो एमएसटी सीईटी हो, है ना। तो वैसे आप शायद अगर जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आज की इस सेशन में हम जेडब्ल्यू के बारे में पूरा का पूरा ए टू जेड जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वो हम देख लेंगे। लेकिन इससे पहले आपने कमेंट में बता दिया है कि आपको जेडब्ल्यू करना है या नीट करना है। मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया आपको, चलो लिख दिया है कमेंट में सभी ने। चलो आगे देख लो। तो देखो बच्चों, ये जेडब्ल्यू का जो भी प्रिपरेशन आप में से जितने भी बच्चे करना चाहते हैं, इसमें से जेडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? जेडब्ल्यू का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम बोले तो जैसे जो भी इंजीनियरिंग कोर्सेस होते हैं है ना, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम होती है। जैसे हमारी एमएसटी सीईटी भी होती है, लेकिन सीईटी के साथ साथ है ना जो नेशनल लेवल पर जितने भी कॉलेजेस होते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये जेडब्ल्यू की एग्जाम होती है। इस जेडब्ल्यू के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है मेंस की एग्जाम होती है। पहला एग्जाम होता है मेंस का, यानी कि सबसे पहले आप 12th में होने के बाद है ना, जैसे आप 12th का एग्जाम फॉर्म फिल करते हो वैसे जेडब्ल्यू साल में 2 बार होती है, एक जनवरी में होती है, दूसरी अप्रैल में होती है। तो ये आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे और एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद सबसे पहली जो आप एग्जाम दोगे ना वो जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम होगी। और मेंस के साथ साथ आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कब होगे है ना, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, ये हम साल में या पूरे हमारे लाइफ में कितनी बार दे सकते हैं, मेंस कितनी बार ये सब हम यहाँ पे देखने वाले। चलो रेडी है सभी आप ही लोग? देख लो यहाँ पे। तो ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं जेडब्ल्यू मेंस के, ये एक्चुअली मैंने अभी बता दिया कि जनवरी में एक बार आपको एग्जाम देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जनवरी का अगर अटेम्प्ट आपका मतलब अच्छा नहीं गया है ना, थोड़ी फार गलतियां हो गई हो, तो आप अप्रैल में भी यही सेम एग्जाम दे सकते हो। लेकिन ऐसा आप लगातार 3 साल तक एग्जाम दे सकते हो। कितनी बार दे सकते हो? लगातार 3 साल तक। अगर 3 साल की बात करेंगे, एक साल में अगर 2 अटेम्प्ट होते हैं तो इसका मतलब पूरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो गए? 3 इंटू 2, यानी कि कितनी बार एग्जाम देंगे हम? 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन बस एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे लगातार ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम जेडब्ल्यू एडवांस की बात करेंगे है ना, तो देखो जब हम ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ इसके लिए जैसे 6 होते हैं, बस यहाँ पे हम सिर्फ 2 बार ही एग्जाम दे सकते। एडवांस के एग्जाम हम सिर्फ 2 बार दे सकते, लेकिन यहां पर भी ये लगातार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लगातार तैयारी कर रहे हैं ना, लगातार अटेम्प्ट दे रहे तो ठीक है। अगर हमने कोई मान लो इसमें दोनों अटेम्प्ट के बीच अगर कोई गैप लेना चाहते हैं तो हम एडवांस की एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहला अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बता देंगे तो या तो आप 12th में हो। मान लो जब आप जनवरी का जो अटेम्प्ट होता है उसके लिए अगर फॉर्म फिल कर रहे हो है ना, तो आपने तो कोई एग्जाम नहीं दी 12th की, तो 12th अगर अपीयर्ड हो, मतलब अभी आप 12th में हो, तो आप जनवरी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्रैल के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर जब जिस टाइम आप अप्रैल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, इसका मतलब आपके एग्जाम तो फरवरी में कंप्लीट हो गए, फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो गए, तो फिर आपका रिजल्ट तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब आप 12th पास आउट नहीं हो, ठीक है। तो इसका मतलब आप जब पहला अटेम्प्ट दे रहे हो ना, तो आपका 12th पास आउट होना जरूरी नहीं है, आप 12th में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। उसी के साथ साथ आपका जो बोर्ड की एग्जाम है ना, जब आपने जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम दे दी,
अब मान लो किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, और कॉलेज में एडमिशन लेते समय अगर मान लो ऐसा पता चला कि आपको 75% से भी कम परसेंटेज है, या तो जितने भी है ना, जितने भी बच्चे हैं इसमें से अगर 20% में आप नहीं आते है ना, जितने भी क्वालिफाई हुए बच्चे हैं इसमें अगर 20% में अगर आप नहीं आते, टॉप 20% बच्चों में नहीं आते, तो आपको एडमिशन नहीं मिलता, जेडब्ल्यू के कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है, इसका जेडब्ल्यू का क्वालिफिकेशन ग्राह्य नहीं धरा जाता। ओके, अब जब हम इसकी बात करेंगे, तो आप देखो अगर इस साल की बात करेंगे तो लगभग 14 से 15 लाख तक बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम के लिए एनरोल किया था, है ना, 14 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दी थी। इनमें से सिर्फ 2.5 लाख जो बच्चे हैं ना, ये जेडब्ल्यू एडवांस के लिए क्या होते हैं, क्वालिफाई होते हैं। ये है उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, किसका, जेडब्ल्यू एडवांस का। अभी आपके 10th के एग्जाम हो गए, बस अभी इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा नहीं सोचने का, अभी तो हमारा फुल फोकस जो रहेगा ना वो मेंस के लिए रहेगा, क्योंकि इसकी जो तैयारी की बातें है, सिलेबस है, सब कुछ बातें हैं वो दोनों के लिए सेम ही तो है। तो हमें फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर करना है, जेडब्ल्यू मेंस के ऊपर करना है। ठीक है, दूसरी बात आती है एज लिमिट की। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम मेंस की बात करेंगे तो ऐसा कोई भी एज लिमिट नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप 2000 है ना, ये कभी क्या चल रहा है, 26 चल रहा है, आप 28 में एग्जाम दोगे है ना। अब जब 28 में एग्जाम दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि कम से कम मतलब 1 अक्टूबर है ना, 1 अक्टूबर 2000 है ना, 2000 या 2001, 1 अक्टूबर 2001 से पहले जिनका जन्म हुआ है, जब आप 2028 की बात करेंगे, ठीक है, 2001 से पहला जन्म हुआ है, तो इस पहले वाले जन्म होने वाले बच्चों को ये एग्जाम देना अलाउड नहीं किया जाएगा, यानी। और ये जो होता है ना, ये कैटेगरी वाइज होता है, मतलब ये जो मैंने बात की न सिर्फ जनरल की बात की है, ये किसकी बात की है, जनरल की। अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मतलब आपको 5 साल तक की क्या मिलती है, छूट मिलती है। अगर आपको 5 साल तक की छूट मिलती है, ये अगर 2001 है तो मतलब 1900 है ना 96 तक है ना, वन था है ना 1996 तक का भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, आप अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन ये इतना ध्यान में नहीं रखना, और यहां तक हमें नहीं जाना है। ठीक है, बस हम जब 12th के एग्जाम दे रहे तो 12th के एग्जाम देने के बाद कम से कम वो साल और अगला साल और उसके बाद 1 साल, मतलब ऐसे 3 साल तक है, और यहाँ पे 2 साल तक, मतलब 2 अटेम्प्ट तक। तो इतना ही हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम पैटर्न की। अब देखो मेंस की जो एग्जाम होती है ना, मेंस में हमारे पास फिजिक्स होता है, फिर होता है केमिस्ट्री, फिर होता है मैथमेटिक्स, है ना, पीसीएम ग्रुप। और फिजिक्स से हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे बताओ ये तीनों मिला के कितने हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए। अब ये तीनों मिला के अगर 75 क्वेश्चन हो गए, तो इस 75 में से अगर हम 25 की बात करेंगे ना, इस मैथमेटिक्स के अगर 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 25 में से 20 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू। ओके, और ये 5 क्वेश्चन होते हैं इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप बोले तो क्या पता है, इंटीजर टाइप बोले तो ऐसे जैसे मान लो आप सीबीटी एग्जाम दे रहे हो, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, और कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे हो, और हम चारों में से एक एमसीक्यू, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल है, 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना। जैसे जेडब्ल्यू एडवांस की बात करेंगे तो कोई 1 मल्टीपल होता है, 2 मल्टीपल होता है, 3 है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि चारों की चारों आंसर सही है। ठीक है, वैसे यहाँ जो 20 एमसीक्यू में से और 25 में से 20 एमसीक्यू होते हैं, और 5 एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिनका आंसर होता है 10, 11, 15, 100, ऐसा इंटीजर टाइप होता है, इंटीजर नंबर में आता है। ऐसे 5 एमसीक्यू होते हैं, मतलब 20 एमसीक्यू होते हैं, 5 इंटीजर टाइप होते हैं। और चारों का भी है ना, चारों को मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन को मार्क्स कितने होते हैं, 4 मार्क्स होते। और ये तो निगेटिव सिस्टम तो आपको पता है, अगर मान लो मेरा एक क्वेश्चन गलत आता है तो एक क्वेश्चन एक मार्क माइनस हो जाता है। अगर मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता तो मुझे 0 मार्क्स मिलता है, अगर मैं अटेम्प्ट करता और सही मार्क्स मिलता तो एक क्वेश्चन के मुझे 4 मार्क्स मिलते। ये तो बात आपको पता है। ठीक है, जब हम ऐसे एडवांस की बात करेंगे पेपर पैटर्न की, तो ऐसा कोई भी फिक्स पैटर्न यहाँ पे नहीं रहता। फिक्स पैटर्न, नो फिक्स पैटर्न, है ना, नो फिक्स पैटर्न।
ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये पैटर्न क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद समझ में आता, अरे यार इस साल तो ऐसा पैटर्न है। कभी कभी होता है ना, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में एक पैटर्न फिक्स रहता है, हर बार इसी पैटर्न को रिपीट 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 करते हैं, और इस रिपीट करने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। एडवांस का ऐसा नहीं हो जाए ना, एडवांस में मतलब थिंकिंग पावर होती है। अरे यार अचानक कोई कंडीशन, कोई है ना सरकमस्टेंसेस, ये कोई परिस्थिति हमारे सामने क्रिएट हो गई, तो इसको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, उसके साथ कैसे बैटल करना है, ये सब हमें इसी टाइम हमारे बीच ये क्या बोलते हैं उसको, है ना, ये ताकत आनी चाहिए। ऐसा ये फीलिंग आता है ना पैटर्न देखते ही, तो ऐसा होता है। पहले से आपको कुछ नहीं पता होता कि किस प्रकार के क्वेश्चन और किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे होगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ पेपर्स की, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पेपर्स में क्या, यहाँ पे आपको तो पता है कि जनवरी और अप्रैल में 2 बार ये एग्जाम होती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे नंबर ऑफ पेपर्स की, तो फिजिक्स है तुम्हारा, केमिस्ट्री है तुम्हारा, मैथमेटिक्स है, ऐसे इस नंबर में 25 क्वेश्चन को यहाँ पे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ये यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इसी में एक ही पेपर रहेगा जिसमें ये अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन इसकी बात अगर करेंगे तो इसमें एक पेपर फर्स्ट होता है और इसमें पेपर सेकंड होता है। ठीक है, मतलब अगर बात करेंगे एक ही दिन में दोनों पेपर रहते हैं, 9 to 12 हो या फिर 2 से लेकर 5 हो, ऐसे दोनों पेपर है और दोनों पेपर का टाइम तुम्हारा अलग अलग रहता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम सिलेबस की। अब देखो ये सिलेबस जो भी होता है ना, ये एनसीईआरटी तय करती है। ये बात सिलेबस कौन तय करता है, एनसीईआरटी की, तुम्हारा जो 11th का और यहाँ पे जो 12th का दोनों मिला के। और जैसे बात करेंगे हम एडवांस की और जेडबल मेंस की, तो दोनों का सिलेबस क्या रहता है। मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे तो सेम रहता है, जो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मतलब कोई पोर्शन के अनुसार है ना। तुम्हारा टीचर पढ़ाते समय तुम्हारे टीचर बताएंगे, अरे यार भाई लोग ये मेंस में आता है लेकिन एडवांस में नहीं आता, तो आप एडवांस के लिए इसकी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पढ़े थे वाइस वर्सा, अरे भाई लोग देखो मेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर एडवांस देना चाहते हो तो ये पार्ट तुम्हारे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो मैथ की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारा ऐसा पोर्शन था, और ज्योमेट्री का भी बहुत सारा पोर्शन था जो मेंस में मतलब एडवांस में नहीं आता था। लेकिन अब तो कुछ दिनों से ऐसा चेंज किया है कि मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ, है ना, मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है। ठीक है, जब हम बात करेंगे इसकी डिफिकल्टी लेवल की, तो ये मीडियम होता है ना। जो तुम्हारी मेंस की एग्जाम होती है ना, ये कैसी होती है, मीडियम होती है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब तुम्हारा जो बोर्ड का डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो जेडबल मेंस में मीडियम होते हैं। और थोड़ा सा आपको तो पता है, थोड़ा सा लेवल ऐसा 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक बहुत सिंपल होते हैं, एक दो मीडियम होते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट। लेकिन जब हम एडवांस की बात करेंगे, है ना, तो एडवांस की जो बात करेंगे ना, तो आप इसको क्या बोलते हैं, 5 स्टार बोलेंगे, है ना। डिफिकल्टी लेवल कितनी होती है, तो बहुत सारी बोले तो ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं और इसको क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारा पूरा बुक भर जाएगा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते, नहीं बिल्कुल नहीं। बस इसके ना थिंकिंग पावर होती है, ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है, और है ना कि, और इसका डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो मतलब बहुत सारा सोचना पड़ता है। ठीक है, ऐसी डिफिकल्टी लेवल इसकी होती है। और जब हम इसका कट ऑफ की बात करेंगे, मतलब मान लो मेंस के एग्जाम दिए है और है ना किसी नेशनल लेवल के कॉलेज को हमें किसी है ना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो यार ये 300 मार्क का पेपर होता है। 300 में से जैसे ये 25 है ना, 75 क्वेश्चन हो गए, 75 आउट इंटू 4 300, और 300 में से अगर मान लो आपको है ना 150 भी मार्क्स मिल जाते हैं ना, तो आपको किसी साधारण कॉलेज में है ना मीडियम सी ब्रांच मिलके आपका एडमिशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं कट ऑफ बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे ना, तो भाई जैसे मान लो इसको 50% बता दिया, इसको अगर मान लो आपने 35% तक भी एडमिशन मार्क्स मिल गए ना, हाँ ठीक है, तो भी आपको किसी आईआईटी में एडमिशन आपका फिक्स हो जाएगा। तो मतलब जैसे इसके मार्क्स में से 35% तक भी मार्क्स मिलते हैं ना, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो समझ लो इसकी डिफिकल्टी लेवल कितनी होगी, इसका अगर कट ऑफ इतना कम आता है, तो जब भी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होती है ना, तो कट ऑफ क्या होता है, कम आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। आप बोलोगे सर अगर मान लो इसकी अगर ऐसे बहुत अच्छे से हमें तैयारी करनी है,
तो तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये हम एक आपको लिए बैच लेके आ रहे हैं ना 2028 में। अगर जेडबल के एग्जाम देना चाहते हो तो एक बैच है निम्बस एसआरजी बैच, जिसमें प्रशांत जैन सर है और जयंत सर है, पीयूष सर है, ब्रिजेश सर है, उसके साथ साथ मोहम्मद सर पढ़ाते आपको, जिसमें पीजे सर या ऐसे ये सभी फैकल्टी। जैसे मान लो आप जिसे जेडबल की तैयारी कर रहे हो है ना, तो जो खुद आईआईटी का रास्ते से आए हैं है ना, आईआईटी देख के आए हैं, आईआईटी से पढ़कर आए हैं, ऐसे टीचर्स के हाथ से पढ़ने के बाद क्या होगा ना, जैसे वो खुद आईआईटी से पढ़ चुके हैं तो आपको पता चलेगा, उनको बताने में थोड़ा सा सिंपली आप बता सकते हैं कि यार ये ऐसा ऐसा रास्ता है और ऐसे ऐसे रास्ते से आपको गुजरना है, जाना है। तो हम बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करके ले लेंगे आईआईटी जेडबल की। उसी के साथ साथ दूसरी बैच है निम्बस अल्फा बैच, जिसमें धैर्य मैम आपको पढ़ाती है, विशाल सर पढ़ाएंगे और रोहित सर भी आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और अगर बात करेंगे जेडबल के साथ साथ आपको स्वराज बैच यानी कि एमएसटीसीटी की तैयारी करनी है तो भी हम स्वराज बैच भी इसी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए अवेलेबल है। और इस सब के लिए आपको जो इनवाइट कोड ये यूज करना है, ये हर सभी बैच में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, RKJ ऐसा ये इनवाइट कोड लगा के आप इस बैच को खरीद सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको बता दिया है ना, पूरा का पूरा ये प्रेजेंटेशन जेडबल का जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है या उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, एज लिमिट है, पैटर्न है, सिलेबस है, इन सब के बारे में आपको कैसे लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन सब में से आप कौन से है ना एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो इस आने वाले 2 साल में, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हाँ, अगर कोई तुम्हारा दोस्त जेडबल की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।